जयधवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 48। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसावूनं। प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरहियं सौवदयं पयर्यगं मुवयेशम् उत्सामि पदेश संगमं निसंगम। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कसाय पाहुर तथा चूर्ण सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भगवान गुणधर भट्टार्य तथा ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 336 पर आ गए। 336 भुजगार अवस्थित आदि का एक जीव की अपेक्षा अंतर अपना चल रहा है, जो हमने पृष्ठ संख्या 328 से शुरू किया था। देखिए दोबारा उसको 328 से हम ले लेके आगे बढ़ेंगे। उसमें पूछा गया था कि मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कितना है। तो कहते हैं जगन्य काल एक समय है, 2 समय है, ऐसे निरंतर क्रम से 3 समय कम एक आवली। ये कैसे घटित किया? हाँ, तो भुजगार का अंतर जब है, देखो नीचे पढ़ो, यथा पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्या दृष्टि होकर, यानी भी साधी मिथ्या दृष्टि, वेदक सम्यक्त्व के प्राप्त करने पर उसके प्रथम समय में हुए अवक्तव्य संक्रम के बाद, पहले समय तो अवक्तव्य वाला है, दूसरे समय में भुजगार संक्रम के होने पर उसका प्रारंभ हुआ, यानी अंतर का प्रारंभ हुआ। एक समय के लिए भुजगार किया, अनंतर तीसरे समय में अल्पतर संक्रम या अवस्थित संक्रम करके चौथे समय में फिर भुजगार संक्रम हुआ, तो एक समय प्राप्त होगा। ऐसे 2 समय के अंतर से फिर भुजगार करेगा तो 2 समय, 3 समय, 4 समय। तो इसे बढ़ते बढ़ते यानी प्रथम आवली के द्वितीय समय में भुजगार का प्रारंभ किया, फिर उसका अंतर किया, और आवली के अंतिम समय में भुजगार संक्रम किया, तो 3 समय उसमें से कम है। तो ये बात हमने 329 पर देखी। अब कहते अथवा कहते अंतर्मूर्त जघन्य अंतर है, क्योंकि उपशम समय वृत्ति हुई, गुण संक्रम में उसने भुजगार किया, उसके बाद उसका वो मिथ्या दृष्टि हुआ, एक सपना के लिए उद्यत हुआ। पहले उसने गुण संक्रम के द्वारा भुजगार किया, फिर जब विध्यास किया तो उसका अंतर प्राप्त हुआ। फिर भुजगार कब होगा? जब वो गुण संक्रमण करेगा तब। विध्याग में उसका प्रमाण कम हुआ है ना, भुजगार से वो भुजगार का अंतर चालू हुआ। दोबारा भुजगार कब करेगा? सपना में अपूर्व करेगा, तब वो अंतर घटित होता है। यार तो गुण संक्रमण में अवस्थित संक्रमण बताया है, वो हो सकता है। गुण संक्रमण में अवस्थित कैसे होगा? नहीं, गुण संक्रमण के काल में जो पहले अंतर्मुख में उसका गुण संक्रमण होगा, हाँ, तभी उसका अवस्थित हो सकता है। तभी नहीं होता है, परंतु यदि वो साधी मिथ्या दृष्टि वेदक करता है तो इसमें हो सकता है।
वो तो हमने पहले देख लिया था। हाँ। शादी मिथ्या दृष्टि वेदक करता है, एक समय के लिए बुझगार किया, बाद में अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है, परंतु उत्तम सम्यक के शुरू में उसका गुण संक्रमण ही होगा निश्चित। अब उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि एक बार औक्षणी सम्यक को प्राप्त किया, फिर छूट गया, फिर अर्धपुद्गल परावर्तन के समय में उसने फिर दोबारा उसको औक्षणी सम्यक प्राप्त हुआ तो गुण संक्रमण, तो उसका फिर बुझगार हो गया। अब कहते इसी प्रकार अल्पतर और अवस्थित संक्रामकों का अंतर समझना चाहिए, यानी उसको मिथ्यात्व का अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतर कितना होगा, जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे शादी मिथ्या दृष्टि होगा तो पहले उसने बुझगार किया, फिर अल्पतर किया, फिर बुझगार किया, एक समय दो फिर अल्पतर किया, तो एक समय का अंतर हुआ, इसलिए वो बढ़ते बढ़ते हम आवली तक बता सकते हैं। या किसी ने औक्षणिक समय को प्राप्त किया गुण संक्रमण के द्वारा तो बुझगार किया था, बाद में अल्पतर किया विद्या संक्रमण में, फिर जाके उसने अल्पतर का भी उसको चाहिए ना, फिर गुण संक्रमण करके फिर अल्पतर करेगा वो। हाँ, अंतर्मुख होता है। अल्पतर वाला या वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, संक्रमण, हाँ, मिथ्यात्व में जाएगा, और छपड़ा में नहीं भेजना इसको। अल्पतर कब कर रहा था, विद्यात हुआ था, अल्पतर शुरू हुआ, विद्यात में अल्पतर हुआ, गुण संक्रमण में बुझगार था, तभी तो अंतर्मुख के बाद फिर उसने किया सम्यक को प्राप्त किया, फिर उसका अल्पतर शुरू हुआ। हाँ, देखो तथा अवस्थित संक्रामक का भी आगे लिखा है ना 330 पृष्ठ पर नीचे से 5वीं लाइन में लिखा है, अवस्थित का भी पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त हुए जीव। शादी मिथ्या दृष्टि प्रथम आवली में उसका बुझगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। तो शादी मिथ्या दृष्टि ने पहले आवली में अल्पतर बुझगार जो कुछ किया, फिर मिथ्यात्व में गया, फिर दोबारा किया, वैसे भी उसका अंतर्मूर्त हो सकता है। देखो इसको फिर पढ़ेंगे नीचे से 5वीं लाइन, तथा अवस्थित संक्रम का भी पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त हुए जीव के प्रथम आवली के अंतिम समय में अवस्थित संक्रम को पुनः शेष रहे सबसे जघन्य वेदक सम्यक्त्व के काल द्वारा तथा मिथ्यात्व के तत्प्रायोग्य जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण काल के द्वारा उसका अंतर करके, यानी प्रथम अवली के अंतिम समय में उसने अवस्थित किया, फिर क्या हुआ, अवली में तो मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, तो जो रिमेनिंग अंतर्मूर्त काल है वेदक सम्यक्त्व का, उसमें समय दृष्टि रहा, फिर मिथ्यात्व में गया और फिर सम्यक को प्राप्त किया, तब उसका फिर दोबारा अवस्थित हुआ। पुनः वेदक सम्यक को प्राप्त करके उसके प्रथम आवली के द्वितीय समय में अंतरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना होगा तो उपार्थ पुद्गल परिवर्तन। शादी मिथ्या दृष्टि के पहले आवली में बुझगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। तो एक बार उसने आवली काल में अवस्थित कर लिया, हमें छोटे में छोटा काल चाहिए, इसलिए आवली के अंतिम समय में अवस्थित किया, फिर जो वेदक सम्यक्त्व का काल, फिर मिथ्यात्व काल, दोनों मिलकर अंतर्मूर्त, और फिर सम्यक को प्राप्त किया। अब यहाँ तो आवली के अंतिम समय तक नहीं रुकना, आवली के द्वितीय समय में ही उसने अवस्थित कर दिया, और अधिक से अधिक काल तो उपार्ध पुद्गल परिवर्तन देखा था। देखो अभी हम अवक्तव्य संक्रामक का अंतरकाल कितना होगा, अवक्तव्य ने संक्रमण नहीं था और कर रहा है, तो जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त, क्योंकि मिथ्यात्व में तो उसका संक्रमण नहीं था, समय दृष्टि था तब था, और फिर उसने दोबारा कर लिया,
तो अंतर मुहूर्त में क्या प्राप्त। सम्यक मिथ्यात्व में भी देखते हैं? हाँ, सम्यक मिथ्यात्व में चला जाएगा तो यहाँ संक्रमण, मिथ्यात्व की बात चल रही है ना। सम्यक मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व का तो संक्रमण नहीं होगा ना। हाँ, यानी फिर दोबारा वो सम्यक तो छूट गया फिर प्राप्त हुआ। यहाँ तो हाँ जा सकता है, यहाँ तो मिथ्यात्व में भेज दिया उसको, यानी जाके लौट कर आया। अभी जो अंतर्मूर्त यथायोग्य जो छोटा होगा उसको हम वहाँ ले लेंगे। फिर उत्कृष्ट तो उपार्ध पुद्गल करेगा। ये तो मिथ्यात्व प्रकृति की बात हुई। उसके बाद सम्यक्त्व प्रकृति की बात चल रही थी। तो सम्यक्त्व के भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कितना है? तो कहते जघन्य अंतर पल्य का असंख्य करना। कैसे? देखो नीचे लिखा, अंतिम उद्वेलना कांडक में गुण संक्रम के द्वारा उसका प्रारंभ हुआ, भुजगार हुआ। अनंतर समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न कर असंक्रामक हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि के सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं है। पहले तो सादी मिथ्या दृष्टि लिया, उद्वेलना करते करते अंतिम कांडक में आया, वहाँ गुण संक्रमण हुआ था। पहले समय में शुरू हुआ, दूसरे समय यानी वो गुण भुजगार हुआ और तभी वो सम्यक को प्राप्त हुआ, क्योंकि हमें जघन्य काल देखना था। फिर सम्यक दृष्टि हुआ, फिर मिथ्यात्व में गया और फिर उद्वेलना करते रहा। उद्वेलना में तो उसका अल्पतर होता गया। फिर अंतिम कांडक में पहुंचा जल्दी से जल्दी, फिर भी उसके पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल लगे। और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? तो वही पहले बार समय को प्राप्त करके मिथ्यात्व में गया, उद्वेलना पूरी हुई, अंतिम कांडक में गुण संक्रमण किया, फिर वो यानी 26 प्रकृति की सत्ता वाला हो गया। उपार्ध पुद्गल परिवर्तन काल के बाद फिर समय दृष्टि होकर फिर दोबारा मिथ्यात्व में जाकर पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बिताएगा। इसको भी उपार्ध ही कहेंगे। अब सम्यक प्रकृति में अल्पतर का और अवक्तव्य का कितना है? तो कहते कि जघन्य अंतर्मूर्त है। देखो उसी 332 पर नीचे के पैराग्राफ में, नीचे से तीसरी लाइन, एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व का अल्पतर संक्रम करता हुआ सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। अल्पतर कब कर रहा था? जब उद्वेलना चल रही थी, उस काल में उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया। वहां पर सबसे जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण काल का अंतर करके मिथ्यात्व में गया, क्योंकि जब तक सम्यक दृष्टि था तब तक संक्रमण नहीं हो रहा था। उसके दूसरे समय में यह जघन्य अंतरकाल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पहले समय में उसको अवक्तव्य कहेंगे, दूसरे समय में इसको अल्पतर कहेंगे। इसी प्रकार जो जीव सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर उसके प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम का प्रारंभ करके सबसे जघन्य काल तक मिथ्यात्व में रहकर तथा सम्यक्त्व को ग्रहण कर पुनः अतिशीघ्र मिथ्यात्व को प्राप्त हो। अवक्तव्य के 2 बार कराने, पहले उसको मिथ्या दृष्टि बनाया, तब अवक्तव्य, फिर सम्यक को प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व मिलाना, और उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन। अब सम्यक मिथ्यात्व का देख रहे हैं। तो सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर का अंतरकाल कितना होगा, ये प्रश्न था। 334 पर उसका उत्तर दिया है। यहाँ तो कहते हैं जघन्य अंतरकाल एक समय। बात यह है कि मिथ्यात्व में तो मिथ्या दृष्टि संक्रमण नहीं करता, सम्यक दृष्टि करता है। सम्यक प्रकृति के बारे में सम्यक दृष्टि नहीं करता, मिथ्या दृष्टि करता है। तो दोनों करते हैं। सम्यक मिथ्यात्व में दोनों ही करते हैं। अब इसका यहाँ अंतर घटित करते समय एक समय घटित होता है।
तो ये अंतर घटित कैसे, भुजगार का भी और अल्पतर का अंतरकाल कैसे घटित होगा? देखो हम यहाँ पढ़ेंगे 334 पर 442 नंबर का जो पॉइंट लिखा है, अंतिम उद्वेलना कांडक में भुजगार संक्रम का प्रारंभ करके, द्विचरम तक तो वो अल्पतर वाला था, अंतिम कांडक शुरू होते ही भुजगार हुआ, उसके अनंतर समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न कराते। म्हणजे बेन ये कौन सा सम्यक्त्व होगा, वेदक होगा कि औक्षमिक होगा? हाँ वेदक, वेदक क्यों? हाँ लक्ष्मी जी आप क्या कहते हैं, क्यों? हाँ हाँ हाँ, तो वेदक का काल कहाँ तक होता है? अंतिम उद्वेलना कांड कितना बड़ा है? पल्ले का संज्ञा प्रभाव। और वेदक योग्यता कब तक है? जब तक सागर या सागर पृथक्व इतनी सत्ता बाकी है उन कर्मों की, 2 कर्मों की, तब तक ही उसको वेदक हो सकता है। अब उससे भी नीचे स्थिति यानी पल्ले के असंख्यात भाग इतनी ही बाकी है, तो यहाँ नियम से औक्षमिक सम्यक्त्व ही होगा। उसने क्या किया, एक समय के लिए गुण संक्रमण किया, भुजगार किया, दूसरे समय में औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। मैं लिखा ना, फिर पढ़ती हूँ मैं 442 नंबर का पॉइंट। अंतिम उद्वेलना कांडक में भुजगार संक्रम का प्रारंभ करके उसके अनंतर समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न कराते, उस समय हुए अल्पतर संक्रम के द्वारा। देखो अभी उसकी सत्ता में पल्ले का असंख्यात भाग काल इतने बाकी थे, अब इन्हें यदि नई सत्ता उत्पन्न होती तो उसके लिए एक समय के लिए उसका संक्रमण नहीं हो सकता, परंतु ये पहले समय से ही उसका संक्रमण होगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है परमाणु, तो सम्यक प्रकृति रूप से टर्न होते चले जाएंगे। तो कहते ये कौन सा संक्रमण होगा? यहाँ विद्या संक्रमण। पहले समय में विद्यात होगा, दूसरे समय से गुण संक्रमण होगा, क्योंकि औक्षमिक समय को प्राप्त किया। परंतु औक्षमिक के कारण पहले समय में इसका संक्रमण नहीं हो रहा है, इसका संक्रमण जो ऑलरेडी उसके परमाणु थे उससे हो रहा है, इसलिए इसका तो विद्यात है एक समय के लिए। इसलिए अल्पतर संक्रम के द्वारा एक समय का अंतर देकर दूसरे समय में गुण संक्रमण होने के कारण अब ये जो नए परमाणु उसकी हाँ हाँ सत्ता तैयार हुई, जो नए सत्ता तैयार होगी ना उस नहीं, ये पुरानी जो है ना उसका विद्यात होगा। हाँ यदि वो 26 प्रकृति की सत्ता वाला होता तो पहले समय में उसका कुछ नहीं होता, संक्रमण ही नहीं होता, मिथ्यात्व का होता पर इसका नहीं होता। और इसका भी उसको मिथ्यात्व का भी होता तो उसको हम वहाँ पर गुण संक्रमण सॉरी अवक्तव्य कहते हैं। हाँ अंतिम उद्वेलना कांडक पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण है, और यहाँ कह रहे हैं कि पहले समय में अल्पतर संक्रमण हो रहा है, ये बता रहे हैं स्वयं, एक समय के लिए अल्पतर हो रहा है। इसका अर्थ क्या है, कैसे होगा? ऑलरेडी जो पूर्व एग्जिस्टिंग जो है वहाँ कर्म उसका हो रहा है, वो उसका विद्यात हो रहा है, और अभी जो नई तैयार हो जाएगी उसका तो गुण संक्रमण होगा। इस प्रकार भुजगार संक्रामक का जगन्यंतर एक समय प्राप्त हो जाता है। अब अल्पतर संक्रम का अंतरकाल कहते हैं, अल्पतर का अंतर बता रहे। अभी हमने देखा तो भुजगार का था, तो कहते द्विचरम उद्वेलना कांडक की अंतिम थाली में अल्पतर संक्रम को करता हुआ, जब से वो उद्वेलना कर रहा है वो अल्पतर ही कर रहा है, तो उसने क्या किया है, द्विचरम उद्वेलना कांडक की अंतिम थाली में अल्पतर को किया। अंतिम उद्वेलना कांडक की प्रथम थाली विषयक गुण संक्रम के द्वारा
उसका अंतर करके। अल्पतर का अंतर करना है। पहले हमने क्या किया था, भुजगार का अंतर करने के लिए क्या हुआ, एक समय गुण संक्रमण किया और दूसरे समय में औक्षणिक सम्यक को प्राप्त किया। अब यहाँ क्या करना है, अल्पतर का अंतर चाहिए। अंतिम द्विचरम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली नष्ट हो गई, यानी उसने अल्पतर किया। अब क्या करता, चरम में गुण संक्रमण करता, उसके बदले में उसने सम्यक को प्राप्त किया। देखो यहाँ नीचे से चौथी लाइन है उस पैराग्राफ की, द्विचरम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली में अल्पतर मिला, अल्पतर संक्रम को करता हुआ अंतिम उद्वेलना कांडक की प्रथम फाली विषय गुण संक्रम के द्वारा उसका अंतर करके, ये हुआ उसका अंतर। गुण संक्रमण किया, वो अल्पतर का अंतर हुआ। पुनः सम्यक की उत्पत्ति के प्रथम समय में अल्पतर संक्रामक हो गया। ये ऊपर वाला ही जीव लिया है, फिर भी ऊपर वाला क्यों लिया, वहाँ गुण संक्रमण एक समय के लिए किया, दूसरे समय में अल्पतर किया और तीसरे समय में गुण संक्रमण हुआ, तो भुजगार का अंतर कहा। अब यहाँ एक समय पूर्व की बात करिए, जीव वही है। द्विचरम कांडक के अंतिम समय में अल्पतर किया, चरम कांडक के पहले समय में गुण संक्रमण यानी भुजगार किया, फिर उसके आगे के समय में सम्यक को प्राप्त किया तो फिर अल्पतर हुआ। तो ये अल्पतर का अंतर भी एक समय हुआ। वही ये अंतिम पाली का अंतिम कांडक की ये जो एक पाली गिरी है उसके पश्चात वो सम्यक को प्राप्त करेगा तो उसका गुण संक्रमण नहीं हो जाएगा, वहाँ पे वापस विद्यात संक्रमण रूप से एक समय ही विद्यात होगा अल्पतर, एक समय के लिए अल्पतर होगा ही उसका। नहीं, वो तो अंतिम कांडक के अंतिम कांडक का जो समय है उसमें उसका गुण संक्रमण चालू होगा। हाँ बराबर है, अभी सम्यक को प्राप्त किया। हाँ, तो एक समय के लिए विद्यात होगा, तो जो विद्यात है वो अल्पतर ही है। तो अंतिम कांडक की पहली फाली जो है उसके गिरने के वो पश्चात भुजगार वाला है। हाँ। वही अल्पतर का अंतर है। हाँ। ख्याल में आती बात। इतनी विशेषता है कि दीर्घ अंतर के बाद सम्यक को प्राप्त करा के गुण संक्रम होकर विद्यात संक्रम को प्राप्त हुए जीव के अंतरकाल होता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी ये जो अंतर है वो, अरे मैं नीचे पढ़ मैं नीचे पढ़ ली, ऊपर उत्कृष्ट में चली गई। एक समय का अंतरकाल देखिए। अब ये दूसरा सूत्र जो है, उत्कृष्ट अंतरकाल कितना है तो उपार्ध पुद्गल परिवर्तन, उसको भी पढ़ेंगे। सम्यक्त्व के समान इसके भुजगार संक्रम का अंतिम उद्वेलना कांडक में प्रारंभ करके अनंतर समय में उसका अंतर करके पुनः दीर्घ अंतर देकर सम्यक्त्व को उत्पन्न कराने पर तीसरे समय में गुण संक्रम के कारण भुजगार संक्रम करा के अंतरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए तथा इसके अल्पतर संक्रम की भी सम्यक्त्व के समान उत्कृष्ट अंतरकाल की प्ररूपणा कर लेनी चाहिए। इतनी विशेषता है कि दीर्घ अंतर के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त करा के गुण संक्रम होकर विद्यात संक्रम को प्राप्त हुए जीव के अंतरकाल होता है। देखो अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर कैसा लेना है, अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर अल्पतर कब किया उसने, उद्वेलना में लास्ट में किया, द्विचरम में, द्विचरम करने उसका अंतर चालू हो गया, बीच में मिथ्या दृष्टि रखा हुआ, पर उसकी सत्ता ही नष्ट हुई थी ना, लास्ट में जाकर फिर सम्यक को प्राप्त हुआ, गुण संक्रमण प्राप्त, गुण संक्रमण किया फिर विद्यात किया तो उसका अल्पतर हुआ। गुण संक्रमण के बारे में ऐसे ले लिया, यहाँ उसने गुण संक्रमण किया कब, अंतिम चरम कांडक में, उद्वेलना कांडक में, तो गुण संक्रमण होते होते उसके अंतिम खाली भी संक्रमण रुक गया, तो सत्ता नष्ट हुई, संक्रमण रुक गया।
फिर उपार्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद सम्यक तो प्राप्त सम्यक तो प्राप्त किया तो उसको भुजगार हुआ, गुण संक्रमण होगा और तब उसका अंतर चालू म्हणजे समाप्त होगा। ये दोनों पद्धति से बता दिया। अवक्तव्य का कितना है, ये सम्यक प्रकृति का अवक्तव्य है। सम्यक मिथ्यात्व कभी सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तो जघन्य काल अंतर्मूर्त है, ये तीसरे में देख रहे हैं। क्योंकि इसका कब होता है संक्रमण, सम्यक दृष्टि के भी होता है, मिथ्या दृष्टि के भी। सम्यक मिथ्यात्व नहीं होता तो बीच में सम्यक मिथ्यात्व है। पहले बिना सत्ता वाला था, उसने प्राप्त किया। हाँ? तो यहाँ लिखते हैं सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित किसी एक मिथ्या दृष्टि जीव ने सम्यक को उत्पन्न किया, उसको सासावन में रखेंगे एक समय के लिए, वो भी हो सकता है। हाँ, दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रम का प्रारंभ दिखा दिया, उसका अंतर करके उपशम सम्यक के काल के अंत में सासावन को प्राप्त हुआ। फिर भी इतना उसके अवक्तव्य के लिए उतना तो उसके लिए रुकना पड़ेगा ना। उपशमिक सम्यक का काल तो उसको बिताना पड़ेगा, उस काल में तो कोई अवक्तव्य नहीं हो सकता है उसका। यानी इतना हुआ कि पूरा उपशम सम्यक के काल के बदले वो सासावन में आया और फिर मिथ्यात्व में गया और फिर उसका वहाँ अवक्तव्य था। सम्यक दृष्टि था तभी अवक्तव्य, एक समय के लिए सासावन में गया, वहाँ संक्रमण नहीं था, फिर मिथ्यात्व में गया तो वहाँ भी अवक्तव्य। और उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन। ये तो है ना, पहले उसने जब पहली बार औपचारिक सम्यक को प्राप्त किया तो उसका अवक्तव्य था, उसके बाद उसकी सत्ता नष्ट हो गई, यानी उसका अवक्तव्य का अंतर चालू हो गया ना। पहले समय में ही अवक्तव्य था, अब जाके जब लास्ट में वो सम्यक को प्राप्त करेगा तब उसका अवक्तव्य हो जाएगा। बीच में उसको सासागन में वगैरह नहीं लाना है, बीच में लाते तो उसका अवक्तव्य वहीं पर हो जाता है। जगन्य में इसलिए लाया है कि पहली बार अवक्तव्य कब हुआ, औपचारिक के काल में। अनादि मिथ्या दृष्टि था, औपचारिक के काल में अवक्तव्य हुआ। अब उसको फिर दोबारा अवक्तव्य करने के लिए क्या हो सकता है, पहले बंद कर दिया और फिर चालू किया, तो बंद एक समय के लिए कराना था। वैसे तीसरे में भी जा सकता था, परंतु तीसरे में अंतर्मुहूर्त तो रुकना पड़ता था। हमने पहले ऐसा घटित किया था, तीसरे से चौथे में गया, अंतर्मुहूर्त में फिर तीसरे नहीं, मगर वो अवक्तव्य के लिए नहीं लिया था। और उत्कृष्ट उपार्ध पुद्गल परिवर्तन वो प्रसिद्ध। अब कहते हैं अनंतानुबंधियों के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का अंतर कितना है, तो जघन्य अंतर एक समय है। नीचे जो लिखा है ना उसका एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे से तीसरी लाइन में, क्योंकि अनर्पित पद के द्वारा अंतर को प्राप्त हुए। अनर्पित पद है ना, देखो यहाँ हम किसकी बात करते हैं, भुजगार का अंतर देखना है तो अल्पतर अवस्थित या अन्य जो है वो सारे अनर्पित हो गए। जिसको मुख्य करते वो है अर्पित, और जिसको गौण करेंगे जो अविवक्षित है, यहाँ गौण नहीं कहना, उसको अविवक्षित कहना। एक विवक्षित हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका अंतर देख रहे हैं वो अर्पित, और उसके अलावा अन्य तीनों जो है वो अनर्पित। अनर्पित पद के द्वारा अंतर को प्राप्त हुए भुजगार और अल्पतर संक्रम का जघन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है। यानी इसका भुजगार कब होगा, उसका तो यानी मिथ्या दृष्टि के भी होता है ना, ये तो भुजगार तो उसको होता ही है, भुजगार भी होते हैं, अल्पतर भी होते हैं। तो एक समय के लिए जो भुजगार के लिए एक समय के लिए अल्पतर किया या अवस्थित किया, अल्पतर का जब देख रहे तो एक समय के लिए भुजगार हुआ या अवस्थित हुआ, तो उसका एक समय अंतर्घटित होता है। और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 2 66 सागर प्रमाण है।
देखो उसका हम एक्सप्लेनेशन देखते 336 पृष्ठ। कोई एक जीव पंचेंद्रियों में भुजगार संक्रम का प्रारंभ करके एकेंद्रियों में गया, वहाँ क्या होगा? उसका अल्पतर होगा। पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक रहकर पुनः असंगी पंचेंद्रिय और देवों में यथाविधि क्रम से उत्पन्न होकर अनंतर सम्यक्त्व को ग्रहण कर, यानी अभी इसमें भुजगार बीच में किया ही नहीं है। पहले जब किया था पंचेंद्रिय में, फिर एकेंद्रिय में गया, अल्पतर हुआ, फिर असंगी में गया और अंतर्मूर्त में देव में उत्पन्न हुआ। देव में उत्पन्न कराने के लिए असंगी में ले गए। ये जरूरी नहीं कि पंचेंद्रिय में आते ही भुजगार हो जाए। संक्रमण की बात यह है यहाँ पर। तो देवों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में सम्यक को प्राप्त किया। 2 छाछर सागर काल तक परिभ्रमण कर उसके अंत में मिथ्यात्व में जाकर भुजगार संक्रामक हो गया। ये भुजगार का अंतर साधिक 2 छाछर सागर। यदि ये जो एकेंद्र में भेजा पल्ले के असंख्या से भाग काल तक, हाँ। और पीछे जब ये असंगी में उत्पन्न हुआ तो उसका भुजगार नहीं होगा? नहीं होगा। वहाँ आते ही भुजगार होता ही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। वहाँ भी मिथ्या दृष्टि का, यहाँ भी मिथ्या दृष्टि है। जानते हैं? ये संक्रमण भुजगार होना चाहिए। उसकी स्थिति भुजगार है कि नहीं वो नहीं देख रहे हैं, उसका संक्रमण देख रहे हैं। कौन सा संक्रमण? प्रदेश संक्रमण। प्रदेश संक्रमण। सर यहाँ योग की अपेक्षा जो एकेंद्रिय में जो योग था वो प्रदेश विभक्ति नहीं देख रहे हैं, प्रदेशों का संक्रमण देख रहे हैं। प्रदेशों का संक्रमण, उतने नंबर ऑफ परमाणु संक्रमित होने चाहिए। हमने देखा ना मिथ्या दृष्टि भी पल्ले के असंख्यात भाग काल तक अल्पतर करता है, हो सकता है उससे, जरूरी नहीं कि वो भुजगार करेगा। अर्लीस्ट उसको समय को प्राप्त कराना था, इसलिए। हाँ, उसके तो भुजगार, बिना भुजगार के अर्लीस्ट कौन कर सकता है, उसकी बात है। इस प्रकार प्रकृत भुजगार संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले का असंख्यातवा भाग अधिक 2 छाछर सागर प्रमाण प्राप्त हो गया। अब अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल कहते हैं। अल्पतर की बात चल रही है। कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक को ग्रहण कर उस काल के भीतर ही विसर्जना के लिए उद्यत हुआ। वहां पर वह अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रकृत संक्रम के अंतरकाल का प्रारंभ करके, ये पहले समय में कैसे अंतर हुआ प्रेरणा में? विसर्जना के लिए जब उसने करण मांडे तो अपूर्वकरण के पहले समय में उसने अंतर शुरू किया। हाँ, वहाँ गुण संक्रमण किया तो भुजगार हुआ, अल्पतर का वहाँ अंतर शुरू हुआ। अल्पतर का प्रकृत संक्रमण है, हम जिसकी बात चल रही है। ऊपर ही बताया था कि अल्पतर संक्रमण का हम अंतर देख रहे हैं। तथा क्रम से वेदक सम्यक को प्राप्त होकर सम्यक मिथ्यात्व से अंतरित प्रथम और द्वितीय छाछर सागर काल का क्रम से पालन करके। इसका अर्थ क्या है? वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ तो कौन सा समय दृष्टि था? कि मिथ्या दृष्टि था? नहीं, क्या पूछा? मैंने बोला यहाँ लिखा है वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। हाँ। तो कौन सा वो समय दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि था? समय दृष्टि था ना, कौन सा समय दृष्टि था? विषयोजना कर रहा था। अपन कौन सा समय दृष्टि था? वेदक समय दृष्टि। तो फिर दोबारा वो वेदक क्यों कहा? प्रथमोपशम था। हाँ, अच्छा, प्रथमोपशम के काल में यहाँ ऊपर फिर देखो यथा के आगे क्या लिखा? कोई एक मिथ्या दृष्टि जी उपशम सम्यक को ग्रहण कर औपशमिक के काल में ही उसने विसर्जना प्रारंभ की। हाँ।
तो विषयोजना के लिए उद्यत हुआ, तो पहले तो उसका तो कौन सा संक्रमण हो रहा था? अनंतानुबंधी का विद्यात हो रहा था। संक्रमण, अब अपूर्वकरण से क्या होगा? गुण संक्रमण चालू, यानी अल्पतर का उसका संक्रमण, यानी अंतर शुरू हुआ, अल्पतर का अंतर हुआ। क्रम से वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, यानी उसने विषयोजना कर दी, यानी अभी अंतर तो ऑलरेडी हुआ था उसका, क्योंकि गुण संक्रमण सर्व संक्रमण करके उसने पूरी कर दी विषयोजना, फिर दोबारा अल्पतर तो हुआ नहीं है, अभी तो असंक्रामक ही हो गया है, तो उसने अंतर किया है ना वहाँ। अब वो वेदक समय दुखी हुआ, हमें उत्कृष्ट अंतर देखना है। किसकी बात? देखो, गुण संक्रमण के बाद विद्या संक्रमण जो कह रहे हैं वो कौन सी प्रकृति में कह रहे हैं? नहीं। हाँ, और यहाँ अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं। अनंतानुबंधी में तो गुण संक्रमण हुआ ही नहीं था सम्यक्त्व के काल में, उसमें तो वो विद्या संक्रमण ही हो रहा था ना, चौथे गुणस्थान वाले के, उसका विद्या संक्रमण हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं उसका बंध तो है ही नहीं है, परंतु सातवें गुणस्थान तक उसका संक्रमण होते रहता है। परंतु विषयोजना के काल में जब उसका गुण संक्रमण होगा, तब ये अल्पतर का अंतर हो गया, फिर उसने असंक्रामक हो गया वो कालन, अब वो वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। अब अनंतानुबंधी की विषयोजना ऑलरेडी हुई है, अब अधिक से अधिक सम्यक्त्व में कितने काल तक रह सकता है? तो 2 शास्त्र साधन। उसके लिए कहते कि सम्यक मिथ्यात्व से अंतर करके, यानी एक अंतर मुझके लिए तीसरे में आया है, अनंतानुबंधी का वहाँ उदय है ही नहीं, तो तीसरे में आ सकता है। जिसने विषयोजना की है वह जीव तीसरे गुणस्थान में तो आ सकता है। तो यही बात यहाँ लिखी है, क्रम से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होकर सम्यक मिथ्यात्व से अंतरित 2 शास्त्र, प्रथम और द्वितीय शास्त्र सागर काल का क्रम से पालन करके, यानी प्रथम शास्त्र सागर एक अंतर्मुख सम्यक मिथ्यात्व, फिर दूसरा शास्त्र सागर, उसके अंत में परिणाम वश मिथ्यात्व में जाकर, क्या कर्म ने भेजा ना उसको, परिणाम वश मिथ्यात्व में जाकर वहां पर भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक भुजगार संक्रामक होकर अनंतर अल्पतर संक्रामक हो गया। ये भुजगार या अल्पतर परिणाम वश कुछ भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि से लगातार पल्ले के असंख्यात भाग तक अल्पतर भी हो सकता है, भुजगार भी हो सकता है। इस प्रकार प्रकृत अल्पतर संक्रामकता चाहिए। तो ये जो पल्ले का असंख्यात भाग काल तक भुजगार संक्रामक होकर, तो ये पल्ले के असंख्यात भाग तो काल तक उसको एकेंद्रिय में रखा कि पंचेंद्रिय में भी हो, पंचेंद्रिय में भी हो सकता है, पंचेंद्रिय में भी लगातार भुजगार पल्ले के असंख्यात भाग काल हो सकता है। देखना है, निकालो स्वामित्व, और उसमें भी तिर्यंचों की बात होता है ना, हाँ। लगातार पंचेंद्रिय में रहने का भुजगारो। किसका देख रहे थे हम अभी? सम्यक मिथ्यात्व होता है। हाँ, अनंतानुबंधी का। अरे अनंतानुबंधी, सॉरी, 315 315 पर है। ये तो स्थावर में से जब जो वो ट्रस्ट में आता है तभी उसका पल्ले का असंख्यात भाग काल तक भुजगार होता है। अभी ये तो सम्यक से गिरा है, तो वो तो पंचेंद्रिय होगा। अब इसमें देखना, इसमें आदेश में
वहाँ तो हमने एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय में भेजा हाँ, है ना। हाँ। अब तिर्यंश में देखो खाली पंचेंद्रियों में। तीन से 24 फीट पर है। ये तो ओके समान बता दिया है। हाँ तो भुजाकार उसमें भी हो अवस्थित सकता है। अवक्ष संक्रामक का वर्ण ओके समान है। तो वहाँ पे तो स्थावर देश से हम लोग ने पंचेंद्रिय में लाया था। हाँ तो स्थावर में से आया है, अभी वो पंचेंद्रिय उसका तो भुजगार तो हो सकता है। हाँ। और अल्पतर भी होता है, ये लिखा ना यहाँ पर। उसके लिए तो पंचेंद्रिय लिया है कि नहीं? हाँ। देवों में देखो या इसमें देखो, वो तो लगातार उतने काल तक रहता है कि नहीं उसमें। चारों गतियों में बताया उन्होंने। देखो ये बात 322 पर लिखी है। नहीं वो तो हास्यरथी के बारे में लिखी है। नहीं, ये आदेश में तो ये 323 पे है, लास्ट में नीचे से 30 मिले ओके समान बता दिया है। हाँ ओके सामान्य वो सभी चारों ही गतियों में ये घटित होता है। इसका अर्थ क्या है, इसको एकेंद्रिय में से ही आना पड़े, ये कोई बात नहीं, जरूरी है। अब यहाँ आप आते हैं अपने 336 पृष्ठ। अभी हमने क्या देखा, औषमिक सम्यक तो ग्रहण किया, विसंयोजना के लिए उद्यत हुआ। तो जब तक अपूर्वकरण शुरू नहीं हुआ तो उसका अल्पतर होता है। अनंतानुबंधी की बात करते हैं। तो अल्पतर होते होते उसका तो फिर गुण संक्रमण सर्व संक्रमणों का नष्ट हो गया। अब वो भी वैदिक समय दृष्टि हुआ, 266 सागर काल तक रहा, फिर मिथ्यात्व में गया। और मिथ्यात्व में भी पल्ले के असंख्यात भाग काल तक अल्पतर करता है। अरे भुजगार करता रहा, भुजगार रहा और पीछे अल्पतर किया। हाँ। इस प्रकार प्रकृत अल्पतर संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल, पहले का अंतर्मुहूर्त और बाद का पल्ले का असंख्यात भाग अधिक 266 सागर प्रमाण प्राप्त हो जाता है। पल्ले का शब्द डालो बीच में, हमने डाला था, आप थे कि नहीं लास्ट? नहीं लास्ट नहीं थे आप। तो बाद का और असंख्यात इनके बीच में डालो। बाद का पल्ले का असंख्यातवा भाग अधिक 266 सागर प्रमाण प्राप्त हो गया। और उसके लिए ऊपर प्राकृत में उसका प्रूफ है, पूर्विलंतो मूर्तेन यानी पूर्व का अंतर्मूर्त, पश्चिल्ल पलिगोवम असंख्य यदि भागेन च सादिरेय बे छावर्थी सागरोवम एकतम, यानी पूर्व का एक अंतर्मूर्त और पश्चात वाला पल्ले के असंख्यात भाग अधिक 266 सागर। ख्याल में आए? ये तो अपनी रिवीजन हुई। इतने दिन बीत गए ना बीच में, क्या पढ़ रहे कुछ पता नहीं। लास्ट में भी आया था। अब यहाँ कहते हैं अनंतानुबंधी के अवस्थित संक्रामक का अंतरकाल कितना है। ऊपर बताए ना, अवच्छिद संक्रामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। अवस्थित संक्रामक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्येन एय समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है। यथा अवस्थित संक्रम के बाद एक समय तक भुजगार या अल्पतर संक्रम करके, ये तो जहाँ बंद हो रहा है वहाँ भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। तो किसी ने अवस्थित किया, उसके बाद एक समय के लिए या अल्पतर या भुजगार किया और फिर दोबारा अवस्थित किया, तो कितना अंतर होगा उसका? एक समय। देखो, अवस्थित संक्रम के बाद एक समय तक भुजगार या अल्पतर संक्रम करके
उसके अनंतर समय में फिर भी अवस्थित संक्रामक हो गया। इस प्रकार जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हुआ। तो कहते उत्कर्षेण अनंत कालम असंख्येजा पोगल पर्यटन। उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है, क्योंकि एक बार अवस्थित संक्रम से परिणत हुए जीव के पुनः वह असंभव होने से अवस्थित संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण स्वीकार किया गया। फिर शंकाकार पूछता है, उच्चारणाकार ने अवस्थित संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, इसलिए सूत्र के साथ उसका अविरोध कैसे घटित होता है? इसका समाधान नहीं, क्योंकि उपदेशांतर के अवलंबन द्वारा यानी अन्य उपदेश के अवलंबन द्वारा अविरोध का समर्थन किया गया है। यानी दूसरा भी ऐसा उपदेश है, एक कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण काल के अंतर से दोबारा अवस्थित हो सकता है, और दूसरा ये उपदेश है, उपदेश ने परंपरा से जो बात चले ही आए कि अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर वो काल है। देखो अनंतानुबंधी में देख रहे थे, अन्यत्र मिथ्यात्व में सम्यक प्रकृति में उसमें तो हमने देख लिया था, मिथ्यात्व में ही देखा था, है ना। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थित देखा ही नहीं था ना हमने, नहीं देखा ही, हाँ उसमें नहीं था, अवस्थित नहीं था उसमें। अब अनंतानुबंधी में पूछ रहे हैं, अवक्तव्य संक्रामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। अवक्तव्य संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जघन्य न अंतो मुहूर्तम, जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि हमने देखा था कि विषयजना में संक्रमण ही रुक जाता है। दोबारा जब संयोजक होगा, आवली के बाद उसका संक्रमण शुरू होगा, तब उसको अवक्तव्य कहेंगे। इसलिए ये कहते हैं जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। यथा विसंयोजना पूर्वक संयोग होने पर नवक बंधावली के व्यतीत होने के, नवक बंधावली में नया जो बंध हो रहा है उसका एक आवली काल व्यतीत होने पर प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम का प्रारंभ करके, वो तो एक ही समय के लिए होता है, और उसका अंतर करके दूसरे समय से भले उसका संक्रमण शुरू हो रहे हैं परंतु वो अवक्तव्य नहीं कहलाएगा, तो अवक्तव्य का अंतर चालू हो गया। अब दोबारा अवक्तव्य कब होगा? वापस जो वहाँ वापस सम्यक को प्राप्त करेगा और फिर विसंयोजना पूर्वक संयोजना करेगा, तब पुनः अतिशीघ्र सम्यक को प्राप्त करके विसंयोजना पूर्वक संयुक्त होने के बाद बंधावली के व्यतीत होने पर पुनः अवक्तव्य संक्रम होकर उसका जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण प्राप्त होता है। यानी अंतर्मूर्त में दो बार वो विसंयोजना पूर्वक संयोजना करेगा और आवली काल बीत जाएगी। उत्कर्षेण उवड्ड पोगल पर्यटन, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यहाँ उपार्ध का और ऊपर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन का, वो तो अवस्थित करता, ये तो अवक्तव्य है। वो तो मिथ्या दृष्टि था। हाँ। और यहाँ तो विसंयोजना करानी है तो समय दृष्टि है, दो बार विसंयोजना पूर्वक संयोग कराना उसको। शंका, वह कैसे? समाधान, अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के प्रथम समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न करके उपशम सम्यक्त्व के काल के भीतर ही अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके अतिशीघ्र संयुक्त हुए जीव के बंधावली के व्यतीत होने के प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम का प्रारंभ दिखलाई दिया। यह अवक्तव्य हुआ उसका विसंयोजना पूर्वक संयोजना की पहली बार। उसके बाद बहुत दीर्घकाल तक उसका अंतर करके
अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के अंत में अंतर्मूर्त शेष रहने पर सम्यक्त को उत्पन्न करके विसेचना पूर्वक संयुक्त हुए जीव के, वहां भी फिर उसने विसेचना की और फिर संयोजना की, मिथ्या तो नहीं किया। बंधावली के व्यतीत होने पर पुनः वक्तव्य संक्रम होने से उसका उक्त अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। अभी अनंतानुबंधी की बात हो गई। 12 कषाय पुरुष वेद भय दुगुंछानम भुजगार अपयर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि अनर्पित पद द्वारा यानी अन्य पद द्वारा, जब भुजगार की बात करें तो अवस्थित हो या अल्पतर, एक समय के लिए अंतरित किए गए भुजगार और अल्पतर पदों का जघन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है। ये भुजगार किसको होगा, मिथ्या दृष्टि के क्या सम्यक दृष्टि के? हाँ लक्ष्मी बहन, दोनों को हो सकता है। क्यों? उत्तर बराबर है। क्यों? ये 12 कसाई का तो बंध है समय दृष्टि के लिए। पुरुष वेद का भी बंध है, जुगुप्सा की भी है। 12 कसाई का तो है ना, अनंतानुबंधी के बारे में तो सोचना पड़ता है। चौथे गुणस्थान में सभी का होगा, 5वें गुणस्थान में 8 कसाई। फिर भी ये समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि इतना ही, हम गुणस्थानों के डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसलिए वो एक समय वाला वहां भी घटित होगा। जघन्य अंतर ऊपर बता रहे, जघन्य ना ये समूह, जघन्य अंतर काल एक समय है, वो बता पढ़ा हमने। अब उत्कर्ष से ना पलिदोवमस असंख्य यदि भागो, उत्कृष्ट अंतरकाल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि अवस्थित पद के काल के साथ एक दूसरे के उत्कृष्ट काल से अंतर को प्राप्त हुए भुजगार और अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट अंतर लिखना वहां, उत्कृष्ट अंतर उक्त काल प्रमाण उपलब्ध होता है। ये क्या कहना चाहते हैं? अवस्थित पद के काल के साथ, यानी हमको भुजगार का उत्कृष्ट अंतर देखना है, तो भुजगार कर रहा था अवस्थित, फिर उसने अवस्थित किया और फिर अल्पतर किया, यानी अवस्थित और अल्पतर दोनों का काल उसने ले लिया। ये भुजगार के अंतर में, अल्पतर का अंतर देखना है तो भुजगार और अवस्थित का मिला हुआ काल लेना। इसलिए अवस्थित पद के काल के साथ, यानी अवस्थित प्लस अल्पतर का मिल के जो काल है वो भुजगार का अंतर है। अवस्थित और भुजगार का जो काल है वो अल्पतर का अंतर है, वो उसमें मिला देना। अब कहते अवस्थित संक्रामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। अवस्थित संक्रामक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है। देखो उतना अवस्थित का अर्थ क्या, जितने आए उतना ही वे होना चाहिए लगातार, तभी तो अवस्थित घटित होगा ना। संक्रमण भी उतना ही होना चाहिए। जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि भुजगार और अल्पतर संक्रम के द्वारा एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हुए अवस्थित संक्रम का जघन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है। उपकस्तेन अनंत काल संख्येजा पोगल पर्यट्टा। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है,
जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है। ये उपस्य अनंत काल संख्या, ये ओ का लोप कर दिया क्या? यानी वहाँ ओ भी है, असंख्य पुद्गल, क्योंकि उसी में नीचे प्राकृत में भी लिखा है। हाँ ना, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, यहाँ लिखा है ना नीचे। अनंत कालम असंख्य, कालम म रह गया है, यह म लिखना। नीचे उसका अर्थ बराबर क्या है कि उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है। इसका अर्थ यहाँ छपाई में कुछ भूल हो गई है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि यह अनंतानुबंधियों के अवस्थित संक्रम के उत्कृष्ट अंतर के कथन के समान है। जैसे अनंतानुबंधी में देखा था, वैसे यहाँ 12 कषाय पुरुषवेद वैदिगुप्ता में हम देख रहे हैं। अब इस सूत्र द्वारा पुरुष वेद के भी अवस्थित संक्रम का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण प्राप्त होने पर वह असंभव है, इसके कथन द्वारा उसमें कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि नवरी पुरुष वेदस्य उवड्ड पुद्गल परिवर्तन, यह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि हमने एक साथ कितने प्रकृतियों को लिया है? 12 कक्षा है, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा। उसमें से पुरुष वेद में कुछ विशेषता है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद का उक्त अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही पुरुष वेद के अवस्थित संक्रम की संभावना का नियम है। अवस्थित किसके हो सकता है? पुरुष वेद, पुरुष वेद सम्यक दृष्टि, क्योंकि लगातार उसी का बंध चलता रहा लंबे काल तक। सव्वेसिम अवत्तव संकामयंत्रम केवचिरम कालादो होगी। उक्त सब कर्मों के, उक्त यानी वो 12 कषाय पुरुष वेद है। अवक्तव्य संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह पृच्छा वाक्य सुगम है। कहते हैं जघन्येन अंतो मुहूर्तम, जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। ये कैसे होगा? संक्रमण रुक जाएगा, ऐसा कब हो सकता है? उपशन श्रेणी। जघन्य काल, जघन्य अंतर्मुहूर्तम, जघन्य काल अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि सर्वोपशामना के प्रतिपात यानी उपशम से गिरते हुए जघन्य अंतरकाल प्रमाण वह उपलब्ध होता है। उपकस्य उवड्ड पुद्गल परिवर्तन, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अब वो बता रहे कैसे होता है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करके अतिशीघ्र सर्वोपशामना से गिरने के कारण, अतिशीघ्र ने वो बीच में, ये तो प्रथमोत्तम समय दृष्टि है, फिर वेदक हो जाएगा, फिर वो तो हाँ श्रेणी चलेगा, वो सब ले लेना द्वितीयोत्तम करके। अवक्तव्य संक्रम का प्रारंभ करके उसके अंतर को प्राप्त हुए जीव के पुनः अर्धपुद्गल परिवर्तन के अंत में अंतर्मूर्त प्रमाण काल शेष रहने पर सर्वोपशामना के प्रतिपात द्वारा, क्योंकि फिर अवक्तव्य कराना है ना, नहीं तो उसको
श्रेणी चढ़ा के मोक्ष भी भेज सकते थे। ओके ओके। तो पहले उपशन श्रेणी चढ़ के उतरेगा और फिर इमीडिएट शपथ श्रेणी चढ़ के अंतर्मूर्त में मोक्ष चला जाएगा। अवक्तव्य संक्रम प्राप्त होने से यहाँ पर उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए। ओके, इत्थि वेदस्य भुजगार संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। स्त्री वेद के भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जघन्येन एय समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है। अपने बंध के रुकने पर प्रतिपक्ष प्रकृति के एक समय तक होने वाले बंध का अवलंबन लेने से, हमने देखा था वेदों में एक समय के लिए वो प्रतिपक्ष का बंध हो सकता है, प्रकृत अंतरकाल की सिद्धि कर लेनी चाहिए। अब उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। भुजगार का उत्कृष्ट अंतर, भुजगार किसके होगा? जब स्त्री वेद का बंध होगा उसका। अभी उसका अंतर बताना है तो क्या करेंगे? उसको समय में रखेंगे। तो उपकस्येन बेछावठी सागरोमानी संखेज्य अभियाणी उत्कृष्ट अंतरकाल संख्यात वर्ष अधिक 2 शास्त्र सागर प्रमाण है। यह पल्ले का असंख्या का बस नहीं दिया है, क्योंकि पल्ले के असंख्या से काल तक हमने भी कहा अल्पतर भी हो सकता है, भुजगत भी हो सकता है। तो यहाँ पे संख्यात वर्ष इसका कैसा होगा? कंटिन्यू सूचना बंद होगा उसका। जो अल्पतर पल्ले का असंख्याता भाग काल तक लेते हैं वहाँ उसका निरंतर बंध हो रहा है। ध्रुवबंदी प्रकृतियों में वो ले सकते हैं, अनंतानुबंदी 12 कथा में ले सकते हैं। इसका तो अगर मिथ्यात्व में लेना है तो अंतर्मूर्त तो क्यों बंधेगी? हाँ, अच्छा, प्रतिपक्ष का बंधे, प्रतिपक्ष है ना उसका। तो यहाँ क्या कहते देखो, क्योंकि प्रकृत अंतरकाल रूप से उसके अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट काल विवक्षित है। क्या कहना चाहते हैं? भुजगार का अंतर देख रहे हैं हम, भुजगार का अंतर। तो हम क्या कहेंगे? अल्पतर का काल देखेंगे। तो अल्पतर का काल किसके है? सम्यक दृष्टि के है। तो लगातार सम्यक में रखना उसको। बीच में तीसरे गुणस्थान में लाना कि नहीं लाना? तीसरे गुणस्थान में बंध है क्या? नहीं है। नहीं, त्रिवेद का बंध नहीं है, दूसरे तक ही है, तो उसको भी ले सकते। तो 2 शास्त्र सागर हो गए। तो संख्यात वर्ष अधिक ले लिए। तो संख्यात वर्ष क्यों लिया? संख्यात वर्ष इसलिए लिया, हाँ, 2 शास्त्र सागर तो समेट में रहा, पर ये संख्यात वर्ष तक उसका भुजागर हुआ ही नहीं। यानी उसने स्त्रीवेद का बंध किया ही नहीं। 2 शास्त्र सागर प्लस संख्यात वर्ष पे तो उसका किसी तो होगा ही नहीं बंध। इतने काल तक उसका भुजागर हुआ नहीं, तो उसका बंद ही नहीं होगा, क्योंकि पीछे वो तो शाइक समित हो जाएगा। देखो, संख्यात वर्ष अधिक 2 शास्त्र सागर प्रमाण है, यानी उसके भुजगार नहीं हुआ उस काल में। तो बंद होते हुए भी भुजगार न हो, ये भी बात बन सकती है कि नहीं बन सकती? भुजागर नहीं हुआ, बंद होते हुए भी। हाँ, हाँ। तो वो पल्ले का असंख्या का बात क्यों नहीं है? भुजागर हुआ ही नहीं, उसका बंध होता है, अंतर्मुख में पलटता है, तो भी उसका भुजागर नहीं। त्रिवेद के अल्पतर का स्वामित्व निकाला गया, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना पर।
320 पर आ गए ना, वहाँ पर यही लिया 319 के लास्ट लाइन में। उत्कृष्ट काल संख्यात वर्ष अधिक 266 सागर प्रमाण मिला। कौन सा पेज है? 319 के लास्ट लाइन में ये संख्यात वर्ष की बात की है और उसका एक्सप्लेनेशन 320 पर है, वो 320 पढ़ेंगे। पहले 319 पर देख लेना, वही सूत्र है। अब 20 पर आना। संख्यात वर्ष अधिक 266। प्रथम सम्यक को ग्रहण करने वाला कोई जीव अंतर्मुख काल पहले ही स्त्रीवेद का अल्पतर संक्रम करके, यानी पहले उसने स्त्रीवेद का अल्पतर किया संक्रम, बंध नहीं था, वो बात नहीं है। स्त्रीवेद का बंध कब रुक जाएगा? दूसरे गुणस्थान तंत्र रुक जाएगा। समय दृष्टि होने वाले की बात करें, इसके तो दूसरे गुणस्थान नहीं दिखते, तो कब होगा उसका बंध, कब रुकेगा? बोलो। मिथ्यात्व में होगा तभी उसका होगा, और सब्जेक्ट को प्राप्त करने पर रुक जाएगा उसका बंध। मिथ्यात्व में बंध होगा ही उसका? नहीं, अंतर्भूत तक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, परंतु उसके प्रकृति बंधापचरण नाम सुने आपने? हाँ, प्रायगलब्धि में ही उसका रुक जाता है। है ना, इसी तो प्रकृति उनके बंध रुक जाते हैं। हाँ? अब हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो कहते कि अंतर्मुख पहले ही उसने स्त्रीवेद का अल्पतर संक्रमण करके उसका बंध रुक गया है। संक्रमण रुका है ऐसा नहीं कहा, संक्रमण तो अल्पतर चल रहा है। हाँ। क्या कहा? नया बंध होता तो उसका भुजगार होने का चांस था, अब बंध तो रुक गया है, तो उसका संक्रमण तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, चलेगा। तो नवमी गुणस्थान में भी हाँ, चलेगा। चलेगा। तो उसका कौन सा संक्रमण हो रहा है? अल्पतर हो रहा है। अल्पतर होगा। क्योंकि हमने देखा प्रायगलब्धि में ही स्त्रीवेद का विशेष एक उसके जो चौथी स्थान है उसमें उसका बंध रुक गया, तो उसका अल्पतर ही होने लगा। उसके सम्यक होने के पूर्व एक अंतर्मुख से ही उसका अल्पतर होने लगा। फिर आगे सम्यक को उत्पन्न करके, उसके बाद वेदक सम्यक को उत्पन्न करके, पहले औक्षमिक किया फिर वेदक किया। प्रथम 66 सागर काल तक अल्पतर संक्रम को करते हुए मिला कि नहीं मिला? हम 320 पढ़ लेते, फिर पढ़ो क्या? उसके अंत में, यानी पहले 66 सागर के अंत में सम्यक मिथ्यात्व के द्वारा वेदक सम्यकों का अंतर करके, चौथी लाइन, इसके बाद पुनः वेदक सम्यकों को ग्रहण कर तीसरे गुणस्थान में आया, तो वहाँ कोई स्त्रीवेद का तो बंधन नहीं, उसका भी अल्पतर ही संक्रमण चल रहा है। दूसरी बार 66 सागर काल तक अल्पतर संक्रमण को करते हुए 8 वर्ष कम 33 सागर काल देवों में व्यतीत करके, पूरे 33 सागर नहीं, 8 वर्ष कम 33 सागर वहां बिताए। उसके बाद पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वहां पर गर्भ से लेकर 8 वर्ष अंतर्मुख के बाद दर्शन मुनि की क्षपणा करके पूर्व कोटि प्रमाण जीवन के अंत में 33 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर फिर वहां से क्रम से च्युत होता हुआ फिर भी पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और वहां जीवन में अंतर्मुख शेष रहने पर क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। पहले जो दर्शन मुनि की क्षपणा की, अब वो पूरी क्षपणा करनी। उसके अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में प्रकृत अल्पतर संक्रम की समाप्ति होगी। अच्छा, ये 266 सागर काल में उसने क्षपणा, ये जो दर्शन 233 सागर है ना, वो 266 सागर में ही लेगी। समझ में आई बात? पहले तो 8 वर्ष कम 33 सागर था और दूसरी बार 33 सागर था पूरा था। और संख्यात वर्ष वो पूर्व कोटि वाले 2 भाव लेना उसमें संख्यात वर्ष। हाँ। बात कर लें, क्योंकि पहली बार ही पूरे 33 सागर लेते तो उसको नियम से मोक्ष चला जाता, इसलिए उसको पहले बार 8 वर्ष कम 33 सागर, फिर पूर्व कोटि में आया, सम्यक दृष्टि रहा और फिर 33 सागर वाला हुआ।
ये संख्यात वर्ष पे 2 पूर्व कोटि का जितना यथा योग्य काल है वो ले लेना चाहिए। हाँ। संख्यात वर्ष में ये सपना तो मनुष्य भाव भी करेगा। हाँ। दर्शन होने की। पूर्व कोटि वर्ष भी संख्यात वर्ष है। हाँ। और पहला 33 दो 33 सागर मिलके 66 नहीं किया है। दूसरा जो 33 सागर है ना, सेकंड टाइम, वो तो क्षयिक समय दृष्टि वाला लिया है। वेदक सम्यक में उसको हमने 33 सागर रखा। हाँ, तो वेदक सम्यक का 2 66 सागर काल। हाँ। उसके अंत में जाके उसने सपना की, पीछे 33 सागर में गया। हाँ। और पीछे मनुष्य में आके उसने हाँ। सपना के लिए उद्यत हुआ, तभी उसका गुण संपन्न। तो वो पूर्व कोटि वर्ष जो कुछ है वो उसके संख्यात वर्ष में ले लेना। तो 2 66 सागर काल प्लस 33 सागर प्लस पूर्व कोटि हो जाएगा। ऐसे भी ऐसे हो सकता है ना। 8 वर्ष कम देखो, दूसरी बार क्योंकि मनुष्य 66 में सागर उसने- काल तक अल्पदर संक्रम को करते हुए हाँ। फिर 33 सागर में उत्पन्न हुआ। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे बताए उत्कृष्ट अंतर काल संख्यात वर्ष अधिक 2 66 सागर हमने काल। पहले भी देखा था पृथक्व सागर फिर दोबारा हो सकता है इसका। हाँ। ये पृथक्व सागर में 33 सागर तो ले ही सकते हैं ना, समझ में। वेदक सम्यकों में इतना रहा, वो तो वेदक सम्यकों में भी पृथक्व सागर और रह सकता है। यहाँ तो उसको टाइप करके भेजा हुआ। हाँ। 2 66 सागर तो वेदक समय दृष्टि रहा, बीच में एक अंतर्मुख तीसरे में, और फिर यहाँ आकर उसने पूर्व कोटि पृथक्व वर्ष में क्षयिक समय दृष्टि हुआ। और पहले वाले 33 सागर में से 8 वर्ष कम लिए थे, क्योंकि पूरे 66 सागर होते तो क्षयिक हो जाता। हाँ। तो जब दूसरी बार 66 सागर पूरा हुआ तो ये मनुष्य में 8 वर्ष उसने कंप्लीट कर लिए, यानी उसका वो काल पकड़ के 2 66 सागर के नहीं। पीछे 33 नहीं सागर समझो, में गया। देखो पहले में किसी भी प्रकार से उसके 2 66 सागर हुए, 2 66 सागर होने को आए तब उसके 8 वर्ष के मनुष्य के पूरे हुए। इतना ले लो। फिर उसने एक क्षयिक समय को प्राप्त किया और एक 33 सागर का भाव करके मनुष्य में आया और पूर्व कोटि के अंत में उसने क्षपणा की। तो इतना अल्पतर का काल उसका लगा। ये तो अल्पतर का काल देखा। हाँ। अब हम अंतर देख रहे हैं। अंतर में हमको फिर उसको गुजरार करना पड़ेगा। वहां तो अल्पतर ही करते गए, हम क्षपणा कर दी। हाँ। अभी हम अंतर देख रहे हैं, गुजरार का अंतर, यानी उसको फिर मिथ्यात्व में लाना पड़ेगा। अब यहाँ आते अपने मूल पृष्ठ पर। ये उजागर तो सपना के काल में भी उजागर हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। देखो यहाँ क्या है लिखा, क्योंकि प्रकृत अंतरकाल रूप से उसके मिला ना 340 पृष्ठ पर। यहाँ देख रहे कि त्रिवेद के भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कितना है, तो उत्कृष्ट अंतरकाल संख्यात वर्षाधिक 2 66 सागर प्रमाण है। तो आप कहेंगे उसके क्षपणा के काल में गुण संक्रमण होगा। हाँ। तब भी वो अल्पतर का अंतर हो जाएगा। हाँ। बराबर है। हाँ, हो सकता है। भुजगार संक्रामक का अंतर पूछते हैं, यानी बीच में उसने अल्पतर किया, बीच में क्षपणा के काल में फिर भुजगार किया। अब पूछ रहे हैं अपैर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। अंतर की बात चल रही है। अभी हमने अल्पतर का काल देखा था जो भुजगार का अंतर बताया था। अब हमें अल्पतर का अंतर देखना है। एक समय तो यह सूत्र सुगम है। जघन्य ये समूह, जघन्य अंतरकाल एक समय है। वो तो हम देखते कि प्रतिपक्ष का बंध एक समय के लिए हुआ, क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के रुकने पर एक समय मात्र अपने बंध काल में उसकी उपलब्धि होती है। अपने बंध काल में उपलब्धि होती है, अपने बंध काल में एक समय के लिए अपना बंध हुआ तो भुजगार हुआ, फिर प्रतिपक्ष का होने लगा तो अल्पतर चालू रहेगा।
पहले प्रतिपक्ष का बंध होता था तो अल्पतर होता था स्त्रीवेद का, फिर एक समय के लिए स्त्रीवेद का बंध हुआ तो भुजगार हुआ, फिर दूसरे समय से प्रतिपक्ष का बंध हुआ फिर अल्पतर होने लगा। अब उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है किसका? स्त्रीवेद का अल्पतर का। अल्पतर का, क्योंकि अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर कब कहेंगे हम? अल्पतर का उत्कृष्ट भुजगार अधिक से अधिक काल तक होता रहे तो अंतर्मूर्त तक होता तो है, कितने काल तक? उसके बंध के काल। हाँ, उसका बंध काल में होगा। तो उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है 340 सूत्र लास्ट, क्योंकि अपने बंध काल मात्र भुजगार काल का अवलंबन लेने से त्रिवेद का जो बंध काल है उस काल में भुजगार होता है और उसके अवलंबन लेने से वो अल्पतर का अंतर कहलाए। प्रकृत अंतर काल का समर्थन होता है। अब पूछ रहे अवक्तव संक्रामयंतरम केवचिरम कालादो होदी, अवक्तव्य संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन अंतोमुत्तम, किसकी बात चल रही है? अवक्तव्य की। अवक्तव्य कब होगा प्रेरणा बेन? त्रिवेद का अवक्तव्य मंदा बेन आप क्या कहते हैं? हाँ, उपशम से नहीं चढ़ के उतर के जब उसका फिर संक्रमण शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कहते जहन्नेन अंतोमुत्तम, जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यह सूत्र सुगम है। अब एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट फिर दोबारा अंतर कितना हो सकता है? दो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने में उत्कृष्ट अर्धपुद्गल प्राप्त, उत्कर्षेण उवड्ड पुद्गल पर्यटम, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यह सूत्र भी सुगम है। देखो अर्ध यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन और उपार्ध यानी नजदीक कुछ कम, उसके नजदीक का कारण है कुछ कम क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाए तो वो मोक्ष पहुंचेगा ही। अब इसको उपशम श्रेणी को उतार रहे हैं, उसके बाद अंतर्मूर्त में फिर शपक श्रेणी चढ़ेगा और उसके सब अंतर्मूर्त पार करके मोक्ष जाएगा। तो अर्ध में से उतना कम करना है। और शुरू में भी हमने देखा था औपचारिक सम्यक तो प्राप्त करने के पहले समय से लेकर अर्धपुद्गल परावर्तन मोक्ष का काल होता है। तब उसने प्रथम उपशम प्राप्त किया, मुनि अवस्था के साथ मान लेते प्राप्त किया, फिर उसमें से वेदक हुआ, उसमें से द्वितीयोपशम हुआ, तब उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा। तो पहला भी अंतर्मूर्त घटाना पड़ेगा, लास्ट वाला भी घटाना पड़ेगा, इसलिए इसको उपार्ध कहते हैं। अभी पहले हमने पहले का असंख्या तो भाग भी देखा था वो उपार्ध में, इसमें से उतना घटा हो, ये सारे उपार्ध कहलाए। अब नौंस है वेद भुजगार संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। नपुंसक वेद के भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। जघन्येन एय समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है, यह सूत्र भी सुगम है। मंजूबे ने एक समय कैसा होगा? भुजगार का एक समय, बहुत अच्छा। एक समय के लिए प्रतिपक्ष का बंध किया, नपुंसक वेद के बंध काल में भुजगार कर रहा था, एक समय के लिए मान लेते स्त्रीवेद का बंध हुआ और एक समय के बाद फिर नपुंसक का शुरू हुआ, तो उसके भुजगार का एक समय अंतर हुआ। अब उत्कृष्ट अंतर कहेंगे उपकसेन वेशावटी सागरवमानी तिन्नी पलिदोवमानी सागिरेयन। उत्कृष्ट अंतरकाल 3 पल्ले अधिक 2 छाछर सागर प्रमाण है। लक्ष्मीबेन आपको ये बताना है 3 पल्ले क्यों बढ़ाए? अधिक 3 पल्ले, छाछर सागर में 2 छाछर सागर में 3 पल्ले अधिक किए, क्यों? हाँ बहुत अच्छा। बहुभूमि में नपुंसक वेद का बंध नहीं है, तो 3 पल्ले तक तो वो प्रतिपक्ष का ही बंध होता रहा, तो इसका तो अल्पतर ही होता चला जाएगा। अब वहाँ समय को प्राप्त किया उसने 2 छाछर किया, और फिर 2 छाछर सागर काल तक तो पुरुष वेद का बंध हुआ,
और फिर जब निश्चात में आएगा तो फिर नपुंसक वेद का बंध करेगा, तब उसका भुजगार का अंतर हो जाएगा। तो कहते उत्कर्ष से हमने देखा ऊपर, उत्कृष्ट अंतरकाल 3 पल्ले अधिक 2 छाछल सागर प्रमाण है। या फिर भी ऐसे ले सकते हैं ना, जो कपड़ा के लिए उद्देश्य होता है उसका भी गुण संक्रमण होता है, तो वहाँ पे भी उसका वो उत्कृष्ट हो सकेगा। हाँ। परंतु ये 2 छाछल सागर तो पूरे ही हो जाएंगे उसके। हाँ। और उसमें भी वो सादिक में फिर भेज देना। हाँ, सादिक में। पर यहाँ क्या कह रहे हैं, भुजगार संक्रामक, यानी उसका गुण संक्रमण होगा तब उसको भुजगार देगा। हाँ। उसको लेना है, क्योंकि उसके अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट काल प्रकृत अंतरकाल रूप से विवक्षित है। ये अल्पतर का उत्कृष्ट काल है। अब पूछ रहे हैं, अपयर संकायंतरम केवचिरम कालादो होगी। अब इसका अल्पतर हो रहा है, कब होता है? प्रतिपक्ष। तो अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है? जघन्य ये समूह, जघन्य अंतरकाल एक समय है, अल्पतर का जघन्य अंतर एक समय। अब ये घटित करा। प्रतिपक्ष का बंध क्या है? एक समय के लिए, एक समय के लिए प्रतिपक्ष का बंध किया। हाँ। और एक समय के लिए वापस नपुंसक वेद का बंध किया, तो भुजगार हो गया। एक समय के लिए नपुंसक का किया, हाँ, तो क्या हुआ? भुजगार या अवस्थित हो गया, और वापस प्रतिपक्ष का किया। समझ में आई बात? प्रतिपक्ष के बंधक के काल में नपुंसक वेद का अल्पतर होता था। एक समय के लिए नपुंसक वेद का बंधक किया तो भुजगार हुआ, और फिर दूसरे समय में प्रतिपक्ष का किया तो फिर अल्पतर, यानी अल्पतर का अंतर एक समय वाला हुआ। उत्कर्षेण अंतर्मूर्तम, उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। अल्पतर का उत्कृष्ट काल नहीं, अंतरकाल। अच्छा। अल्पतर का उत्कृष्ट काल अभी हमने 3 पल्ले और 2 छाछल सागर देखा, पर यहाँ अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर देख रहे हैं। उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। ख्याल में आई बात? तो ये अल्पतर जो भोग भूमि में जाएगा, वहाँ पे सम्यक को प्राप्त करेगा अंत में, और 2 छाछल सागर काल तक घूमेगा और वापस निश्चात में जाएगा। ऐसा तो हो जाएगा। आप काल देख रहे हैं, हम अंतर देख रहे हैं। अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर देखो, अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर यानी भुजगार लगातार कितने काल तक होगा? एक अंतर्मूर्त। नपुंसक वेद का भुजगार लगातार करते रहो, अंतर्मूर्त तो ठीक होगा। यानी ये तो उत्कृष्ट बंध काल ले सकते हैं इसको, या उत्कृष्ट भुजाकार। अब पूछ रहे अवक्तव्य संक्रामयंतनम केवचिरम कालादो होगी। अवक्तव्य संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यानी 2 बार अवक्तव्य होना चाहिए। 2 बार चाहिए। तो अवक्तव्य कब होगा? सीढ़ी चढ़ के उतरते समय। बाकी तो उसका तो संक्रमण तो चलेगा ना, या तो भुजगार होगा या अल्पतर, जो कुछ है। तो जघन्य ना अंतोमोक्तम, जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त में दोबारा श्रेणी चढ़ के उतरेगा तब होगा। उत्कर्षेण उवड्ड पोगल परिवर्तन, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये सूत्र सुगम है, हमेशा एक एक सूत्र के बाद सुगम है लिखते हैं। अब ये लगातार 4-5 सूत्र लिखे उन्होंने, हैं? और लिख सबके लिए 6 सूत्र एक साथ लिख दिए, और फिर लिखा ये सूत्र सुगम है। मंजू बहन समझ में आ रही है कि बहुत फास्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये वेदों में तो प्रतिपक्ष के बंधकाल की अपेक्षा ले लेनी। हस्त रई अरई सोगाणम भुजगार अपयर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। हास्य रति अरति और शोक के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है? तो यह सूत्र सुगम है। जघन्य ये समो
जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि एक दूसरे के द्वारा अंतर को प्राप्त भुजगार और अल्पतर संक्रमों का जघन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है। क्या कहते हैं? हास्य रति का अल्पतर चल रहा है, कब होगा? शोक रति के बंध काल। एक समय के लिए इसका अपना बंध हुआ तो भुजगार हुआ एक समय के लिए, फिर अल्पतर चालू होगा प्रतिपक्ष का बंध के। जैसे हमने वेदों में घटित किया वैसे यहाँ पर भी घटित किया। तो हमने अल्पतर का अंतर देखा कि एक समय के लिए भुजगार हुआ और भुजगार के अंतर में एक समय के लिए अल्पतर हुआ। यहाँ प्रतिपक्ष क्या बंध एक समय के लिए करना। अब कहते उत्कर्षेण अंतर्मूर्तम, उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंधक काल और अपने अपने बंधक काल के द्वारा यथाक्रम अंतर को प्राप्त हुए प्रकृत भुजगार और अल्पतर। देखो ये दो वाक्यों का एक वाक्य बना दिया। यानी यहाँ भुजगार के लिए कैसे पढ़ना? एक समय के लिए, यानी भुजगार का अंतर कब होगा? जब प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंधक काल होगा तब। और अल्पतर संक्रम का अंतर कब होगा? प्रतिपक्ष का बंध होगा, प्रतिपक्ष के बंध काल में अंतर होगा। और यहाँ अल्पतर का अंतर कब होगा? अपने बंध काल में। अंतर की बात है, अपने बंध काल में भुजगार होता है, वो अल्पतर का अंतर कहलाएगा। और प्रतिपक्ष के बंध काल में इसका अल्पतर होता है, वो भुजगार का अंतर कहलाएगा। हम यहाँ अंतर देख रहे हैं। काल की प्ररूपणा है तो हम कहेंगे अपने प्रतिपक्ष के बंध काल में इसका अल्पतर होता चला जाता है, परंतु इसके भुजगार का अंतर कह रहे हैं, इसलिए दोनों वाक्य एक जोड़ के बताया उन्होंने। तो अंतर्मूर्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतर काल के सिद्ध होने में कोई रुकावट नहीं पाई जाती। अब पूर्वोक्त सूत्र में निर्दिष्ट एक समय मात्र जघन्य अंतर को स्पष्ट करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। हाँ? हो गया समय? हाँ। अरे चलो अच्छा है। जावानी के ज्ञान ते तुझे नो कालो, सोवाणी मस्तक नमो अश्विन भाई। नमोरियंतारम नमो सीताराम नमो आर्यानम नमो वज्रानम नमो लोहे सप्तश्रावणम, नमोरियंतारम नमो सीताराम नमो आर्यानम नमो वज्रानम नमो लोहे सप्तश्रावणम, नमोरियंतारम नमो सीताराम नमो आर्यानम नमो वज्रानम नमो लोहे सप्तश्रावणम।